हे हाय एवरीवन, मैं हूं इंदु दहिया एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ट्रू इन्वेस्टर्स। सो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है और ख़ास क्यों होने वाली है क्योंकि आज है हमारे साथ अनुपम जी महाराज जो कि आए हैं वृंदावन से और मैंने इनसे समय लिया है स्पेशली आप लोगों के लिए क्योंकि रियल एस्टेट और एस्ट्रोलॉजी का भी कहीं ना कहीं है बहुत ही घनिष्ठ संबंध। तो पंडित जी नमस्कार और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और तो पंडित जी आप थोड़ा सा अपना बताएंगे कि आप कहाँ से हैं, कैसे? मैं इंदु जी वृंदावन से बिलोंग करता हूँ और बेसिकली मैंने ज्योतिष और वास्तु के ऊपर काफ़ी स्टडी कर रखी है। ओके। और आज आपने कहा कि मुझे इस सब चीज़ों के बारे में जानकारी दीजिए और मेरे व्यूअर्स को बताइए कि क्या बेस्ट हो सकता है। तो आज अपन उसी चीज़ पर चर्चा करते हैं जी बिल्कुल। क्या जो अच्छे से अच्छा होगा उन्हें बताने का प्रयास करेंगे। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पंडित जी मुझे ये बताइए, जैसे कि मैं रियल एस्टेट करती हूँ और रियल एस्टेट में ना लोग अपना करोड़ों रुपया लगाते हैं, मतलब अपनी जमा पूंजी अपनी मेहनत का जितना भी जब कमाते हैं तो उसके ज़्यादा वो अपना घर खरीदते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं। तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें एक घर खरीदने से पहले वास्तुशास्त्र और एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग? देखिए इंदु जी, वास्तुशास्त्र और ज्योतिष दोनों ही थोड़े सा अलग अलग चीज़ों को डिसाइड कराते हैं। आपने कहा कि हमें कोई ज़मीन लेनी है, प्लॉट्स लेना है, लैंड्स लेना है, तो सबसे पहले हमें ये चाहिए कि क्या वो लैंड्स प्लॉट्स हम लोगों के फेवरेबल है कि नहीं है। ओके। तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम ज्योतिष के माध्यम से, वास्तु के माध्यम से उन सब चीज़ों को जानें कि क्या ये सब चीज़ें हमारे लिए फेवरेबल होंगी या इनमें इन्वेस्ट करने से हमें अच्छी ग्रोथ प्राप्त होगी। तो जैसे मान लो मुझे एक प्लॉट लेना है या किसी भी इन्वेस्टर को एक प्लॉट लेना है, तो प्लॉट लेने से पहले वो किन बातों का ध्यान रखें? बेसिकली कहूँ तो हमें अगर कोई लैंड लेना है तो उससे पहले हम ये देखें कि हमारी जन्म कुंडली या सपोज दैट करिए ज्योतिष या वास्तु के अकॉर्डिंग वो लैंड्स या जो ज़मीन हमारी फेवरेबल है कि नहीं है। ठीक है। दूसरी बात आती है कि वह लैंड कहाँ स्थित है, क्या वहाँ कोई शमशान भूमि या कोई कब्रिस्तान या कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी डेवलप करने वाली कोई चीज़ पहले से तो नहीं थी। एग्जैक्टली। तो उस चीज़ का हम ध्यान रखें कि हम जगह कहाँ ले रहे हैं और वहाँ के एरियाज में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं और उन डेवलपमेंट में क्या क्या ग्रोथ हो रही है, ये भी हमें बहुत ज़रूरी है देखना। साथ ही साथ हम जहाँ अच्छी खासी रकम यूज कर रहे हैं, हम इतना पैसा लगा के अपने लिए एक सुंदर सा रहने के लिए घर बना रहे हैं। जी बिल्कुल। और आप उसमें बहुत अच्छा इन्वेस्ट कर रहे हैं और इन फ्यूचर हमें पता लगता है कि यार इसमें तो ये दोष आ गया, बिल्कुल बिल्कुल, यार इसमें तो ये दोष है, आपने ये देखा नहीं। तो मैं उन सबको यही कहूँगा, पहले उन सारी चीज़ों को देखा जाए कि भाई वो कहाँ है, किस हिसाब से है और उसमें कोई वास्तु या ज्योतिष का कोई दोष है तो उसे दूर किया जाए। ठीक है। एनीवेज अगला सवाल मैं पूछना चाहती हूँ कि जैसे जो घर हम लेते हैं उसमें डायरेक्शंस का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। बेसिकली अगर हम देखें, जैसे कि मैं गुड़गांव करती हूँ तो गुड़गांव में स्पेशली कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे यहाँ पर, जैसे अभी एक टार्क ईश्वा प्रोजेक्ट आया था, जब मैं उनके पास गई मैंने बोला कि इसका नाम मतलब आपने ईश्वा रखा है, तो उन्होंने यही बोला कि इंडियन कल्चर और वास्तु को ध्यान में रखकर हमने ये प्रोडक्ट बनाया है। तो बेसिकली रियल एस्टेट में वास्तु शास्त्र बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। तो आप मुझे बताइए कि जब घर हम लेते हैं तो घर में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी डायरेक्शंस में क्या क्या होना चाहिए? देखिए इंदु जी, इसमें क्या रहता है, ज़्यादातर हम वास्तु विशेषज्ञों की राय इसमें ऐसी रही है कि जो दक्षिण के ओपन हाउस जो रहते हैं, जिनके डोर्स दक्षिण की तरफ खुलते हैं, उनको हम ज़्यादा अच्छा नहीं मानते। अच्छा, दक्षिण का डोर बाहर की तरफ खुल रहा है तो उसको थोड़ा सा हम लोग अवॉइड ही कराते हैं ज़्यादातर, क्योंकि दक्षिण से निगेटिव वेव आती है। ओके। तो वो हम लोगों के लिए, घर में रहने वालों के लिए, हर चीज़ के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो नेगेटिव ही थॉट तैयार कर देती है। अच्छा। और इन फ्यूचर वहाँ फिर वास्तु दोष, पितृदोष इत्यादि बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं सजेस्ट करूँ इस चीज़ के बारे में तो वो सबसे पहले जाएं पूरब की ओर, पूरब ईस्ट की तरफ, ईस्ट फेसिंग, ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट फेसिंग बेटर रहते हैं। वेस्ट। ओके। और अनफॉर्चुनेटली अगर वो चीज़ साइड नहीं मिलती है अपन को तो नॉर्थ साइड वेस्ट है, नॉर्थ में भी कोई ऐसा खास दिक्कत नहीं आती। फिर उसकी और बहुत सारी बनावटें, घर का फेस किधर है, पूजा स्थल कहाँ है, डाइनिंग रूम किधर है,
और उसकी रसोई कहाँ है, उन सारी चीज़ों को फिर एनालाइज करके उसको सबको सिस्टमेटिक तरीके से बताकर और उन्हें सही किया जा सकता है। अच्छा, इन केस मतलब ये तो चलो बात हो गई कि हम देख सकते हैं, इन एनी केस हमें नहीं पता चला उस टाइम पे कि भाई ये जो घर था या प्लॉट था साउथ मुखी था, साउथ की तरफ था डायरेक्शन, तो उस केस में उससे बचने के लिए क्या करें? अगर ऑलरेडी कोई साउथ में रह रहा है तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं हम? उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल उपाय तो ये है कि अगर अपने हाउस का कोई और सेकेंडरी एंट्रेंस है तो अपन उसको यूज करें और उसको अवॉइड कर दी जाए। अच्छा, अनदर अगर अपने पास एंट्रेंस के लिए आउटडोर्स के लिए कोई और सोर्स नहीं है हाँ। तो ज्योतिष के अंदर और वास्तु के अंदर और साथ साथ फेंगशुई के अंदर भी कुछ ऐसी चीजें बताई गई हैं कि अपन अगर उन्हें डोर्स पर लगाते हैं तो उनसे वास्तु दोष का और साथ ही साथ जो दक्षिण मुख से आने वाली वेव है उसका भी कहीं ना कहीं समन करते हैं। पंडित जी एक छोटी सी चीज तो बता दीजिए कि क्या लगाएं, थोड़ा सा क्लियर बता दीजिए। इसमें ये रहता है कि अलग अलग विशेषज्ञों की अलग अलग राय है, अलग अलग विद्वानों की अलग आप क्या कहते हैं इस बारे में? मेरे हिसाब से अगर सजेस्ट किया जाए तो मैं वहाँ राजस्थान के रणथंभौर नाम आपने सुना होगा, काफी फेमस है और ज्योतिष में और काफी जगह ये पढ़ने को आया कि रणथंभौर का जो लाल पत्थर है उसके गणेश जी पर अगर सिंदूर का लेपन करके लगाया जाता है तो दक्षिण से आने वाली सभी प्रकार की वेवों को नष्ट करके और वो सारे घर को वास्तु दोष से मुक्त कर देता है। पर कंडीशन ये है उसके अंदर कि वह एक मूर्ति ना लगाई जाए, एक जैसी दिखने वाली बिल्कुल सिमिलरिटी वाली 2 मूर्तियां लगाई जाएं जो एक से एक पीठ लगाकर बाहर और भीतर की ओर, मतलब एक दरवाजे के बाहर और एक अंदर की तरफ पीठ से पीठ लगा के दरवाजे के ऊपर। बिल्कुल ओके। इस काम को करने से बिल्कुल वास्तु दोष का हम ये कह सकते हैं कि हम काफी हद तक उन चीजों से बच जाते हैं क्योंकि नए लैंड जहाँ तैयार होते हैं आजकल आप देखते हैं सारी चीजें कंप्लीट मिलती है तो अपन ज्यादा उसमें कुछ कर नहीं पाते, थोड़े बहुत चेंजेस ही कर पाते हैं। तो ये बेस्ट एक सजेशन रहेगा उन लोगों के। वेरी गुड। अच्छा पंडित जी एक बात और बताइए, जनरली क्या होता है ना कि जैसे मान लो हमने कोई प्रॉपर्टी ली है तो अभी एक प्रॉपर्टी है जैसे, और वो मतलब किसी को तो उसमें बेनिफिट मिल रहा है, किसी एक दूसरे बंदे ने ले ली तो उसको वो नुकसान हो जाते हैं, तो कैसे डिसाइड करें कि ये प्रॉपर्टी मेरे लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है? इंदु जी ये प्रश्न आपका बहुत ही ज्यादा अच्छा है आज के परिवेश में देखा जाए, क्योंकि कई लोग हमसे भी पूछते हैं कि गुरुजी हमारे साथ वाले को बहुत फायदा हो रहा है, Exactly. हमारे पास कुछ नहीं है, उसने वो जमीन खरीदी वो माला माल हो गया, हमारे पास कुछ नहीं है जी। तो इसके लिए अपन को जो है बेसिकली उसकी स्टडी करनी पड़ती है कि क्या उस व्यक्ति के लिए वह भूमि या वो जमीन फेवरेबल हो रही है, क्या उसके स्टार ऐसे हैं जो भूमि से रिलेटेड सेक्टरों में उसे ग्रोथ दिला सकते हैं। अनदर साइड में अगर जाकर वो भूमि से रिलेटेड डीएलएफ इत्यादि के जो शेयर्स है या और भी किसी भी कंपनी के शेयर भी लेगा तो उनमें भी कहीं ना कहीं उसे लॉस ही उठाना पड़ेगा। अब इसके लिए अपन को उसकी स्टडी के द्वारा ये पता चलाते हैं कि क्या उसकी मंगल की स्थिति कैसी है, उनकी शनि की स्थिति कैसी है, और वो अगर फेवरेबल है तो इन सारे सेक्टरों में से बहुत हद तक काफ़ी चीज़ें कह सकते हैं कि गुड सिम्टम्स और बहुत अच्छा इन्वेस्ट करने पर और ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। तो मतलब अगर मंगल स्ट्रॉन्ग है तो प्रॉपर्टी का जो है बेनिफिशियल रहता है। एक चीज़ क्लियर करूँ मैं छोटी सी। हाँ जी। मंगल क्या है? भूमि का पुत्र है। अच्छा। तो आप एक चीज समझ लीजिए, आप नॉर्मली अपन लोग कहते हैं ना कि भाई माँ का जो प्यारा है उसे तो ऑब्वियसली सब कुछ मिलना ही मिलना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई मंगल अगर हमें प्यारा होना है तो उसके लिए भूमि का अपनी फेवरेबल होना आवश्यक है। आवश्यक। तो अगर भूमि से मंगल से हमें लाभ चाहिए तो अगर मंगल को हमें फेवरेबल करना है तो हमें ये विशेष ध्यान रखना है कि कुंडली में मंगल की स्थिति कैसी है और अगर खराब है तो उसके बहुत सारे अच्छे करने को पाए, और अगर अच्छा है तो किस सेक्टर में वो हमें ले जाना चाह रहा है ये भी देखना बहुत जरूरी होगा। ओके, आई बिलीव कि बहुत सारे लोगों के सवाल मैं पूछ पा रही हूँ। पंडित जी जनरली हम गुड़गांव में जैसे फ्रेश प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं, मैं भी बड़े डेवलपर के साथ यहाँ पे काम करती हूँ, तो हमारे यहाँ पर गुड़गांव में ना EOI का बड़ा चलन है। EOI इज स्टैंड फॉर लाइक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। जैसे कि अगर मुझे कोई प्रॉपर्टी पसंद है तो उसके लिए मैं चेक देने जा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं ये एक तरीका होता है कि शुभ मुहूर्त का
तो आप मुझे बताइए कि ईओआई देते समय भी क्या हमें किसी चीज का ध्यान रखना चाहिए जो हमारे लिए बेनिफिशियल रहे? यस इंदु जी, ये भी आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए इंदु जी, सबसे पहले हमें ये है कि हम किस दिन वहाँ जा रहे हैं, क्या वो दिन हमारे लिए फेवरेबल है। साथ ही साथ ये देखा जाता है कि मेन चीज़ होती है चंद्रमा। ये सारी शक्ति जो है सूर्य चंद्रमा से चलती है, तो उस दिन हमारा चंद्रमा फेवरेबल होना चाहिए, हमारे अनुकूल होना चाहिए। अगर हमारे फेवरेबल होता है चंद्रमा और वो बार, तो हमारा काम ऑब्वियसली इन फ्यूचर बहुत बेस्ट ग्रोथ करेगा और हमारे काम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि हमेशा कहते हैं कि मुहूर्त सही होता है तो ही काम सही तरीके से होता है, और जब हम लोग इतने करोड़ों रुपया लगा रहे हैं किसी प्रॉपर्टी पर, तो डैम श्योर इन चीज़ों का ध्यान, एंड प्रिटी श्योर महाराज जी की कोई इतना ध्यान देता भी नहीं होगा, और इसीलिए कहीं ना कहीं इफ एंड बट भी फेस करने पड़ जाते हैं। आज का जो समय है ना, उस समय में हम लोग क्या करते हैं ना, हम इन सब चीज़ें तो थोड़ा सा दूर होते जा रहे हैं। तो हम डायरेक्टली जाते हैं, टोकन नंबर ले लेते हैं, या अपना जो भी हमको लेना है तो उसके लिए कैश पेमेंट कर देते हैं या चेक बाय से ले लेते हैं, और हम ये नहीं देखते कि वह दिन या वो टाइम जो है हमारे लिए अनफेवरेबल है जी। अब होता क्या है, उसके पोजीशन लेने के लिए, रजिस्ट्रीज के लिए और बहुत सारी जो भी काम कराते हैं उसमें कहीं ना कुछ रुकावट आना स्टार्ट हो जाती है। हाँ बिल्कुल। अब फिर वो कॉल करके कहते हैं कि हमारा ये काम नहीं बन रहा, हमने वो जगह ले रखी है उसमें कुछ हो नहीं रहा। तो मतलब कहीं ना कहीं हमने शुरुआत में ही चीज़ों को खराब कर दिया, गड़बड़ कर दिया, तो उससे वो इन फ्यूचर तक जो है हमें परेशान करती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम कोई भी काम ऐसा करें उससे पहले जो है हमें किसी विशेषज्ञ की सलाह जरूर ले लेना चाहिए। जी बिल्कुल, मैं भी ध्यान रखूंगी इन बातों का। और पंडित जी, अभी आई एम सॉरी, आपने अभी कुछ देर पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे घर की दिशा के लिए, और उन दिशाओं में आप मुझे बोल रहे थे कि कुछ ऐसी नेगेटिव वाइब्स, नेगेटिव एनर्जी होती है जो साउथ की तरफ से आती हैं, जिस वजह से ये हमें घर का दरवाज़ा जो है साउथ की तरफ नहीं रखना चाहिए। आप मुझे प्लीज़ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। आई बिलीव कि व्यूअर्स भी जानना चाह रहे होंगे कि ये किस तरीके से, कौन सी वाइब्स, कौन सी एनर्जी होती है जो हमारे लिए ठीक नहीं होती है। बिल्कुल इंदु जी, मैं इसमें आपको क्लियर कर दूं। हमारे भारतीय शास्त्रों के अनुसार दक्षिण दिशा में यमपुरी का वर्णन मिलता है। ओके। जो हम जहाँ हैं यहाँ से 99,000 योजन की दूरी पर स्थित है। ओके। और वहाँ नरक जिसे कहते हैं, मतलब कहने कि हम जो कर्म करते हैं निगेटिव कर्म करने वालों को वहाँ दंड दिया जाता है। ओके। तो वहाँ नरकों के होने के कारण, गलत लोगों के रहने के कारण वहाँ से जो वेव उठती हैं वो निगेटिव ही चीज़ें जनरेट कराती हैं। ओके। उन निगेटिव चीज़ों से बचने के लिए ही अधिकतर ज्योतिषाचार्य विद्वान लोग कहते हैं कि वे दक्षिण की ओर शुभ कार्यों को अवॉइड करना चाहिए, द्वार नहीं रखना चाहिए, मंदिर नहीं होना चाहिए, जी जी बिल्कुल, मुख करके सोना नहीं चाहिए, बेड नहीं होना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, भोजन नहीं पकाना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं जिनको अगर दक्षिण से करते हैं तो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें गलत होना स्टार्ट हो जाती हैं। सपोज दैट करिए, आप अगर दक्षिण की ओर मुख करके भोजन बनाती हैं तो उससे बनाए हुए भोजन से कहीं ना कहीं हमें स्वास्थ्य की बहुत सारी चीजें नेगेटिव स्टार्ट हो जाएंगी। ओके। इसलिए दक्षिण के लिए हम लोग अवॉइड कराते हैं कि वही उधर आप ना जाएं तो बेस्ट है। और किचन भी घर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, खास करके कहीं की मतलब खाना हम वहीं खाते हैं, मतलब एक सेंटर पार्ट होता है काइंड ऑफ। तो किचन किस डायरेक्शन में होनी चाहिए? बिल्कुल इंदु जी, ये भी बहुत अच्छी चीज़ कही आपने, पर मैं थोड़ा सा यहाँ रुकूंगा। यहाँ किचन ना कहकर ये एक अंग्रेजी से दिया हुआ हमें, और मैं एक भारतीय सभ्यता से और ज्योतिष और रसोई घर सब परंपरा से जुड़ा हूँ। अच्छा। तो हम लोग इसे जो है साधारण भाषा में रसोई बोलते हैं। अच्छा। और अगर अपन डीपली जाएं तो शास्त्रों के अनुसार इसे अन्नपूर्णा कहता है। जी बिल्कुल। तो जो अन्न है वो हमारा भगवान है। तो आपने एक क्वेश्चन किया कि रसोई का डायरेक्शन क्या होना चाहिए जी। और उसमें चीज़ें किस हिसाब से एडजस्ट करके हमें रखनी चाहिए जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक सीधी सी बात जान लीजिए, हमें रसोई के लिए इन केस दक्षिण दिशा को तो 101% त्याग देना ही है जी। सेकेंडरी चीज आती है दिशा। ज्योतिष और वास्तु दोनों का ही एक ही मत है कि दक्षिण
और पूरब के मध्य का एक कोना है जिसे हम अग्नि कोण कहते हैं। ओके। रसोई का प्रॉपरली स्थान वही है। अन्नपूर्णा अग्नि कोण में ही निवास करती है। इन केसेस अगर हमारी ज़मीन इस हिसाब से डेवलप है या हमारा फ्लैट इस हिसाब से है कि वो वहाँ नहीं है, इस कंडीशन में अपन जो है रसोई की और चीज़ों को किस हिसाब से रखें, इस चीज़ पे हमें ध्यान देना है कि हमारा फेस किधर है, गैस किधर रखी है, खाना बन के हम कहाँ रख रहे हैं, खराब बर्तन कहाँ है, रसोई का स्टोरेज कहाँ है, इन चीज़ों को ध्यान देंगे तो हम काफ़ी हद तक रसोई और की एक वास्तु को भी घर सही के करेंगे। वास्तु में ही एक कहते हैं कि वॉशरूम बाथरूम का जो दिशा है वो किस तरफ होना चाहिए। कुछ कहते हैं कि मतलब अगर वहाँ है तो उसको हटा देना चाहिए, ऐसा मैंने सुना है। तो आप मुझे प्लीज़ एक बार थोड़ा सा इसके बारे में भी बता दीजिए। अगर वास्तु के थ्रू अपन चलते हैं तो सबसे बेस्ट जो मैं आपको सजेशन करूंगा कि ईशान कोण को ब्रह्म कहा जाता है। ओके। और पूरब और उत्तर के बीच का जो कोण है उसे ईशान कहते हैं। इस स्थान पर किसी भी कंडीशन में लेट बाथ नहीं होनी चाहिए। ओके। और अग्नि कोण जो मैं अभी आपको बताया, जो रसोई के लिए रिकमेंड्स है, अन्नपूर्णा के लिए रिकमेंड्स है पहले से ही, तो यहाँ भी जो है हम लेट बाथ न रखें। ओके। और जो दो कोने बचे जिन्हें हम जो है उत्तर और दक्षिण के मध्य और पश्चिम और उत्तर दक्षिण के मध्य का रखते हैं जी, उसमें आप लेट बाथ यूज कर सकते हैं। दूसरा ये है, अगर इन केस हम इन सब चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं तो खास कर ध्यान रखें कि हमारा मुख जो है उत्तर की तरफ हो, वो ज़्यादा बेस्ट है। ओके। अच्छा महाराज जी, एक और सवाल में अभी जो है आजकल ना, जैसे लोग शहरों में रह रहे हैं, नहीं भी मानते हैं बहुत सारे लोग, और थोड़ा सा पार्टीज करना और ये सब उनमें थोड़ा सा ज़्यादा ही व्यस्त रह रहे हैं और नहीं ध्यान दे पा रहे हैं एक तरीके से इन चीज़ों पे। तो इस केस में मतलब अगर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं वास्तुशास्त्र पे नहीं ध्यान दिया, या इन्वेस्टमेंट ऐसी कर ली कि उस टाइम पे हम लोगों ने नहीं सोचा है, तो हमें क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं? इंद्र जी, इसमें मैं बताऊं आपको तो अगर वास्तु दोष अगर हमने उन्हें समय से पहले सही नहीं किया तो सबसे पहले वो हमारे घर के स्वामी को कहीं ना कहीं कुछ बीमारियों में इन्वॉल्व कराना स्टार्ट कर देता है। स्वामी मतलब घर का जो मालिक है। ओह ओके। स्वामी मीन्स जो बिल्कुल, मालिक जी, है जी। या जिसके नाम से रजिस्ट्री है, अच्छा ठीक है। भूमि जिसके नाम है, उसके लिए कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की बहुत सारी चीजें धीरे धीरे वो स्टार्ट करेगा। अच्छा। बीमार रहना, अननेसेसरी कोई ना कोई समस्या क्रिएट होना, हमारे बनते हुए काम रुक जाना, जी। हमें लगता है ये तो होना ही था। इग्नोर कर देते हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक। बट स्पेशली अगर जैसे आपकी बातों से लग रहा है कि स्पेशली ये रीज़न कुछ और होता है और हम लोग इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर इसलिए कर देते हैं मुझे कि आजकल हमें सबसे मेन चीज़ क्या सिखाई जाती है कि भाई हमें जो पूजा पाठ है, वास्तु, ये सब ढकोसला है। हाँ, बहुत सारे जो स्पेशली अगर मैं बोलूँगी कि आजकल की मॉडर्नाइजेशन में लोग आधुनिक बनते जा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं हमारे इंडियन कल्चर को, पूजा पाठ को, वास्तु को बहुत पीछे छोड़ रहे हैं। वो कहते हैं नहीं कुछ नहीं होता है, हम नहीं मानते हैं। होता है, क्यों नहीं होता? ये ढकोसला नहीं, ये संस्कार है हमारे जी, जो हमें अपने शास्त्रों के द्वारा, अपने माता पिता के द्वारा, अपनी जन्मभूमि से प्राप्त हुए। जी, आजकल हम पाश्चात्य संस्कृति कह लो या ये कह लो कि वेस्टर्न कल्चर में इतने ज़्यादा खो बैठे हैं जी, कि हमने उन छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। और उनको इग्नोर करने से हो क्या रहा है कि वो सारी चीज़ें कल हमारे सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होकर स्टार्ट हो जाती हैं। फिर हम कहते हैं कि अब कहाँ जाएं, अब क्या करें, हमें कुछ लाभ नहीं हो रहा, हमें फ़ायदा नहीं हो रहा, हम सही नहीं हो रहे। रियलिटी ये है ना, आपने उन सब चीज़ों को छोड़ दिया जिन सब चीज़ों से ये सब चीज़ें सही होती थी। तो महाराज जी, अभी आपने बताया कि पाश्चात्य संस्कृति जो है वो इतना ध्यान नहीं देती है, और इसी पर मुझे एक बात ध्यान आई। जनरली बहुत सारे लोग होते हैं जो ये बोल देते हैं कि यार हमें ही कुछ होता है, अंग्रेजों को तो कुछ नहीं होता। ये जनरली लोग बोल देते हैं कि भाई वो तो इतना पूजा पाठ भी नहीं करते हैं, तो उनको चीज़ें परेशान क्यों नहीं करती और हमें क्यों करती हैं? डेफिनेटली आपका ये क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा है जी। कि भाई बाहर इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट क्यों नहीं है। हाँ, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये सारा सिस्टम धर्म से जुड़ा है। और धर्म किसी देवता की पूजन या किसी पर्टिकुलर किसी का ये करो वो करो ये नहीं कहता।
धर्म सीधी बात कहता है, धारयति स धर्म, जो धारण करोगे वही धर्म। जी। तो हम अपने धर्म को धारण करते हैं कि हमें धर्म करना चाहिए, सुबह उठकर नित्य कर्म करना चाहिए, गुरुजनों का आशीर्वाद लेना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ये हमारा धर्म है। आप कहीं पाश्चात्य संस्कृति या विदेश में रहने वाले लोग ये सब चीज़ें मानते नहीं। उनके अंदर फीलिंग्स जरूर हैं, पर वो सारी फीलिंग्स बस वो अपने काम को बनाने के लिए करते हैं, पैसा कमाने के लिए करते हैं। और भारत में ऐसा नहीं होता। भारत में समर्पण है, धर्म के प्रति श्रद्धा है। जी। तो जब श्रद्धा जहाँ होती है तो वहाँ विश्वास का जन्म हो जाता है, और उस विश्वास से ही फिर हमारे सारे काम बनना स्टार्ट होते हैं। तो हम जहाँ रह रहे हैं ये हमें उस धर्म और विश्वास के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए कि हम भारत भूमि में जन्मे हैं तो हमें यहाँ उस परंपरा का निर्वाह करना चाहिए। जी। तो महाराज जी, अभी जैसे आप बता रहे थे कि भाई जैसे पूजा पाठ और ये सब होता है, ऑब्वियसली एज एन हिंदू मुझे भी लगता है कि हमें भी अपने इष्ट को, भगवान को जो है समय देना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। बट जनरली क्या है ना, बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड लाइफ चली हुई है, बहुत ही दौड़ भाग वाली ज़िंदगी है, और कई बार लोगों को नहीं समय मिल पाता है एक पूरा जो है समय देने का पूजा पाठ में। तो उस केस में क्या करना चाहिए? मतलब जैसे कि हम कहते हैं ना कि थोड़े में ही भगवान ज़्यादा समझ लेना, मतलब क्या कर सकते हैं ऐसा जो भगवान हमारी जो है सुने, उस तरीके से पूजा पाठ? परमात्मा का एक सीधा कहना है कि आप अपने कर्म को प्रधानता दीजिए। जी। कि ठाकुर जी ने हमें किस कार्य के लिए भेजा है, बेसिकली उसी का पर तन मन से स्टैंड रहिए। जी। उस काम के बाद जो आपको समय मिलता है उसे भगवान के लिए वर्षिप में यूज करिए। आपने कहा कि वर्षिप किसकी की जाए, पूजा किसकी की जाए, जी। हम किसे माने, तो इसके लिए हमारा पहले मन पक्का होना चाहिए कि हमारा मन किसे मानता है। जी। आपका मन कहता है कि हम दुर्गा की आराधना करें, करिए। आपका मन कहता है हनुमान जी की करनी, करिए। क्योंकि जो मन कहेगा वही हमारा इष्ट है, और इष्ट ही हमें सब कुछ प्रदान करता है। जी। तो महाराज जी, किस टाइप से पूजा करनी चाहिए अगर समय का अभाव है तो? समय अगर हमारे पास कम है तो मैं अपनी कहूँ, पहले अपनी दिल की बात कहूँ तो सबसे बड़ा भगवान हमारे हैं हमारी माता पिता। जी। हमें उनको सच्चे दिल से ही मान लेना चाहिए कि ये हमारे, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, उससे बड़ा भगवान कोई नहीं हो सकता। जी बिल्कुल। क्योंकि हम भगवान को कैसे जाने, ये भगवान है ये हमें किसने बताया? तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल कहूँगा कि सबसे पहले अपने माता पिता की सेवा ही हमारे भगवान की सेवा है। अब आपने जो क्वेश्चन किया है मैं वो भी समझ सकता हूँ। तो शास्त्रों में जो वर्णन है कि हमें गृहस्थी सुख चाहिए, सुख और समृद्धि चाहिए, तो हमें दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। ओके। क्योंकि दुर्गा हमें सुख और संपत्ति सब प्रदान कर सकती है। जी। और फिर मैं वही अपने पूर्व वचन पर आऊँगा कि हमारा जो इष्ट है, जैसे हमारा दिल कहता है, हमें उसकी आराधना करनी चाहिए। ओके। क्योंकि आप कहेंगे कि गुरुजी आप दुर्गा की बात कर रहे हैं, लोग हनुमान जी की भी पूजा करते हैं, बिल्कुल। कोई राधा कृष्ण को भजता है, कोई राम को भजता है, क्या वो गलत है? फिर नहीं। हमारा मन जहाँ स्थिर हो जाए उसे का यजन और उसी का भजन हमें निरंतर सतत भाव से करते रहना चाहिए। जी बिल्कुल। और वही हमें सब कुछ प्रदान करने की सामर्थ्य रखता है। वाओ, ये मतलब आपसे बात करके ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये जो पॉडकास्ट है, हमारी बातचीत है, लोगों के मन में भी शायद जितने सवाल होंगे मैंने पूछ पाई हूँ मैं महाराज जी से। अगर आप भी महाराज जी से कंसल्ट करना चाहते हैं या कुछ भी मतलब आपके मन में विचार है वास्तु को लेकर या एस्ट्रोलॉजी को लेकर, तो पंडित अनुपम जी महाराज का मैंने नंबर हाईलाइट कर दिया है, आप इनसे संपर्क भी कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच पंडित जी हमारे साथ। राधे राधे। हमारे जो है चैनल पर आने के लिए। नेक्स्ट टाइम हम फिर से कुछ एक बार व्यूवर्स के लिए ना एक बार लाइव का भी प्लान करेंगे, ताकि लोग अपनी समस्या है या कुछ भी वो आपसे पूछना चाहते हैं तो वो आपसे संपर्क कर सकें। जरूर। थैंक यू सो मच। राधे राधे।